द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ का जो नेक्स्ट घटक है, सबसे पहले तो आयन स्रोत था, उसके बाद ऊर्जा फिल्टर, उसके बाद संवेग फिल्टर, उसके बाद आता है वेग फिल्टर। तो वेग फिल्टर में क्या होता है, ये जो चित्र बना हुआ है ये चुंबक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये विद्युत क्षेत्र है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव प्लेट है। तो ये विभवांतर लगाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए यहाँ पर। तो दोनों क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, लंबवत आरोपित किए जाते हैं। किस पर? ये जो आयन बीम जा रही है उसके लंबवत। तो ये जो आयन बीम है ये पृष्ठ के, ये जो पेपर है इस पृष्ठ के तल के लंबवत जा रही है, पेपर के अंदर, पेपर के ऊपर से लंबवत अंदर की ओर जा रही है। तो आयन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव। तो आयन पर एक विद्युत बल लगेगा ऊपर की ओर, और इस चुंबक की वजह से, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर लगाएंगे इस पर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, और पेपर के तल के लंबवत करंट की दिशा हो जाएगी, क्योंकि आवेश धनात्मक है। तो जिस दिशा में आवेश जाएगा उस दिशा में हम करंट मान सकते हैं। तो जो इस पर बल लगे, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जो बल लगेगा वो आप अपनी लेफ्ट हैंड की फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। फर्स्ट फिंगर को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कीजिए, सेंट्रल फिंगर को पार्टिकल जिस दिशा में मूव हो रहा है उधर कीजिए। तो जो आपका थंब होगा, अंगूठा होगा, वो नीचे की ओर आ जाएगा, यानी इस पर चुंबकीय क्षेत्र की वजह से नीचे की ओर बल लगेगा, और विद्युत क्षेत्र की वजह से ऊपर की ओर बल लगेगा। तो जब ये दोनों बल, विद्युत क्षेत्र की वजह से बल कितना लग रहा है, आयन पर आवेश है NE और विद्युत क्षेत्र है E, तो बल हो जाएगा NE इंटू E। चुंबकीय क्षेत्र का मान है B और आवेश है NE और वेग है V, तो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू QVB, QV क्रॉस B। तो यहाँ लंबवत है तो कॉस साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा VNEV। जब ये दोनों बल बराबर होंगे, यानी इस आयन पर जो आयन जा रहे हैं पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर की ओर, उस पर दोनों बल जब बराबर होंगे तो ये आयन ना ऊपर मूव करेगा ना नीचे मूव करेगा, ये सीधी रेखा में पास हो जाएगा इससे। तो जब ये सीधी रेखा में पास होगा तो इस फिल्टर से निकलने वाले सभी आयनों का वेग समान हो जाएगा। तो वेग फिल्टर में क्या है, यदि परस्पर लंबवत स्थिर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक साथ धन आयन पर लगाए जाएं और इनके मान इस तरह से समायोजित किए जाएं कि विद्युत क्षेत्र के कारण बल चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल के प्रभाव को नष्ट कर दे, यानी दोनों बल क्या हों, समान हों। ऐसी स्थिति में जो ये आयन जा रहा है अपने पथ से डेविएट नहीं होगा, विचलित नहीं होगा, अपनी सीधी रेखा में निकल जाएगा। लेकिन कण तो सीधी रेखा, आयन तो सीधी रेखा में निकल गया, लेकिन इससे जितने भी आयन निकलेंगे, अब इस सूत्र में देखिए NE और NE तो कैंसिल हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू E अपॉन B, ये सूत्र आ जाएगा। तो E और B के मान हम अगर जिस वेग का हमें आयन चाहिए, हम E और B के मान को परिवर्तित करके इस हिसाब से सेट कर सकते हैं कि हमें जिस वेग का आयन चाहिए उस वेग का हम आयन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम वेग फिल्टर। इसमें सिंपल है, दोनों क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, जो कण की दिशा है, कण के गति करने की दिशा है, वेग की दिशा है, उसके लंबवत लगा देते हैं, और उनके मानों को, मान निर्भर करेंगे कि हमें इन दोनों के मान क्या लेने हैं, ये इस बात पर निर्भर करेंगे कि हमने किस वेग का आयन प्राप्त करना है। तो इस वेग फिल्टर से बाहर निकलने वाले सभी आयनों का वेग एक समान होता है, चाहे उन पर आवेश, उनका आवेश कुछ भी हो और चाहे उनका द्रव्यमान कुछ भी हो, उनका सभी का जो वेग है वो निश्चित होगा। तो ये दोनों
बल दोनों क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र परस्पर लंबन लगाने पर ये वेग फिल्टर की तरह व्यवहार करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कोणीय वेग फिल्टर। कोणीय वेग फिल्टर में कुछ नहीं है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लेते हैं और उसमें से आयन को गुजार देते हैं। जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है के लंबवत, इन पथ के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र अगर लगा दें तो कण का आयन का जो पथ है वो वृत्ताकार हो जाता है। मान लीजिए उस वृत्त की त्रिज्या r है, वो वेग है कण का v, तो उस पर जो अपकेंद्री बल लगेगा वो mv²/r होगा। और ये बल कहाँ से मिलेगा इसको? ये चुंबकीय बल के द्वारा उत्पन्न किया जाएगा ये बल। तो चुंबकीय बल अपकेंद्री बल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक v से v कैंसिल हो जाएगा, v से v तो केवल एक v बचेगा। तो v/r, m को इधर ले आए, v/r इज इक्वल टू हो जाएगा b n e, एक v तो कैंसिल हो गया, अपॉन m, और v/r होता है कोणीय वेग। तो इस तरह से हम एक निश्चित कोणीय वेग, एक सिंपल समान चुंबकीय क्षेत्र से जब इस आयन को गुजार देंगे, तो जितने भी आयन हैं सभी को गुजार देंगे तो सभी का कोणीय वेग समान होगा। कौन से आयनों का कोणीय वेग समान होगा? जिनका विशिष्ट आवेश, ये विशिष्ट आवेश कहलाता है Ne/m। जिन आयनों का विशिष्ट आवेश समान है उन सभी का कोणीय वेग भी समान होगा। अतः एक समान विशिष्ट आवेश वाले कण या आयन चुंबकीय क्षेत्र B में समान समय में समान वृत्ताकार पथ पार करेंगे, यानी कोणीय वेग समान होगा, चाहे उनका रेखीय वेग कुछ भी हो या पथ की त्रिज्या कुछ भी हो। पथ की त्रिज्या ज़्यादा होगी तो वेग ज़्यादा हो जाएगा, ये त्रिज्या ज़्यादा हो जाएगी तो वेग ज़्यादा हो जाएगा, त्रिज्या कम होगी तो वेग कम हो गया, यानी दोनों का जो अनुपात है वो कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से हम कोणीय वेग फिल्टर की सहायता से समान कोणीय वेग वाले आयन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य घटक हैं द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की। अब इसमें जितने घटकों की हमें आवश्यक, जरूरी नहीं एक साथ में सारे ही घटक लगाए जाए, उसमें जैसा हमें आवश्यकता है उसके अनुसार हम घटकों की संख्या घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब तो हमने अलग अलग घटक बताए। अब एक हम किसी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की बात करेंगे। तो सबसे इसमें एक आपके सिलेबस में है वेन ब्रिज जॉर्डन द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। इसको हम द्विफोकसी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ भी बोलते हैं, दोनों ही नाम है इसके। एग्जाम में वेन ब्रिज जॉर्डन द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के नाम से भी आ सकता है और द्विफोकसी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के नाम से भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, दोनों एक ही चीज़ है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, द्विफोकसी किस लिए बोला है हमने? तो इसमें वेग और दिशा, आयन के वेग और दिशा दोनों का एक साथ फोकसन होता है, इसलिए इसको द्विफोकसी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। नाम इसलिए पड़ा इसका क्योंकि वेग और दिशा दोनों का एक साथ फोकसन हो जाता है इसमें। तो द्विफोकसी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ को चित्र में दिखाया गया है। तो पहले मैं चित्र आपको दिखा देता हूँ। इसका द्विफोकसी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ का जो चित्र है वो कैसा है। तो ये मैं इसको एक एक पार्ट में दिखाता हूँ। ये आयन स्रोत है हमारा। आयन स्रोत जो पूरे एपरेटस पर हम एक निर्वात क्रिएट करते हैं, निर्वात के अंदर होता है एक्सेप्ट आयन स्रोत। आयन स्रोत को छोड़कर बाकी पूरा जो एपरेटस है, जो घटक है हमारे, वो निर्वात में होते हैं, जिससे आयन, जो हमारा आयन है, किसी और कणों से वो टकराए नहीं, जिससे उसकी दिशा नहीं बदल जाए। तो बाकी सभी को एक निर्वात में रखा जाता है। तो जैसे ही आयन स्रोत से आयन उत्पन्न हुआ, वो कहाँ प्रवेश करता है? बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर में। ये मैंने पहले डिस्कस किया था।
इसके द्वारकों का जो स्लिटों का जो कोण होता है वो 127 डिग्री के लगभग होता है। तो इस ऊर्जा फिल्टर से गुजरेगा। ये इलेक्ट्रोड है, दो बेलनाकार इलेक्ट्रोड, प्लस और माइनस। क्योंकि आयन कैसा हमारा धनात्मक आवेशित है तो ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होगा। तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को हम अंदर की तरफ रखते हैं और धनात्मक इलेक्ट्रोड से प्रतिकर्षित होगा। तो इसका मार्ग इस तरह से बदलता चला जाएगा। अगर हम इधर प्लस ले लेंगे, इधर माइनस ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये आयन इधर मुड़ जाएगा, यहाँ टकरा जाएगा। ठीक है ना। तो यही ध्यान रखना है, ऋणात्मक प्लेट को अंदर की ओर, धनात्मक प्लेट बाहर की ओर रखते हैं। ये ऊर्जा फिल्टर की निर्गत स्लिट है, लेकिन ये संवेग फिल्टर की निवेशी स्लिट है। ठीक है ना। तो संवेग फिल्टर की निवेशी स्लिट इस त्रिज्यखंडीय चुंबक का शीर्ष और ये फोटोग्राफिक प्लेट एक ही सरल रेखा में रखे जाते हैं। और ये जो कोण है, ये तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। इसमें चुंबक, ये चुंबक है। चुंबक में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो जो पेपर है, जो ये पेपर आपको दिख रहा है चित्र, इसमें तल के लंबवत है। यानी एक बाहर की जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इसके आयन जो कण आ रहा है उसके दिशा के लंबवत, वेग जो उसकी गति करने की दिशा उसके लंबवत होगा। तो जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा फिल्टर से जैसे ही निर्गत हुआ वो सीधी रेखा, अब विद्युत क्षेत्र खत्म हो गया यहाँ पर, सीधी रेखा में गति करेगा। और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र आया ये वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। लेकिन चूंकि द्रव्यमान अलग अलग हैं, अगर मान लीजिए उसमें इम्प्योरिटी है कुछ, तो द्रव्यमान अलग अलग है तो वो फोटोग्राफिक प्लेट पर अलग अलग अपनी लाइनें बनाएंगे। इसमें हम कुछ ज्ञात द्रव्यमान के आयन भी डाल देते हैं स्रोत में, जिससे कि हमें ज्ञात द्रव्यमान वाले आयनों की लाइन भी मिलती है और अज्ञात वालों की लाइन भी मिलती है। उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके आधार पर हम अज्ञात आयनों का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये एक दूसरा है द्विफोकसी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ का ये पूरा चित्र है। ठीक है। तो द्विफोकसी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ को चित्र में दिखाया गया, जो अभी मैंने चित्र बताया था वो चित्र है उसका। इसे वेन ब्रिज जॉर्डन ने बनाया था, इसलिए उनके नाम पर वेन ब्रिज जॉर्डन द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ भी बोलते हैं और द्विफोकसी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ भी बोला जाता है। ठीक है। इस स्पेक्ट्रोग्राफ में आयनों के वेग तथा दिशा दोनों का फोकसन होता है, इसलिए इसे द्विफोकसी स्पेक्ट्रोग्राफ भी कहते हैं। इस स्पेक्ट्रोग्राफ में आयन स्रोत से उत्पन्न अपसारित धन आयनों को एक स्थिर वैद्युत बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर से गुजारा जाता है। जैसे मैंने चित्र में बताया था, आयन स्रोत से जब आयन निकले तो उनको किस में गुजारा हमने सबसे पहले, क्योंकि आयन स्रोत से जो आयन निकलते हैं उनकी ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं, तो उनको सबसे पहले ऊर्जा फिल्टर में गुजारते हैं, जिससे सबकी ऊर्जाएं समान हो जाए, गतिज ऊर्जाएं समान हो जाए। ठीक, गुजारने के बाद इन्हें एक वृत्तखंडीय चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र, वृत्तखंडीय चुंबकीय क्षेत्र किसका काम करता है? संवेग फिल्टर का। संवेग फिल्टर गुजारा जाता है। इससे सभी धनायन एक श्रेणी में फोकसित हो जाते हैं, जिसमें आयनों की स्थिति उनके जो विशिष्ट आवेश का व्युत्क्रम है ये m/ne, तो इसके क्रम में होगी। जिस आयन का मान m/ne ज़्यादा होगा और घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में वो रेखाएं हमें स्पेक्ट्रोग्राफ पर मिलती चली जाएंगी। तो जो लाइनें हैं स्पेक्ट्रोग्राफ पे बन रही हैं वो उनके m/ne आवेश के जो आयन है उसका द्रव्यमान और उसका आवेश के अनुपात के क्रम में होती है वो लाइनें। ठीक है। तो जो फोटोग्राफिक प्लेट है इसमें विशेषता यही है कि जो फोटोग्राफिक प्लेट और वृत्तखंडी चुंबकीय क्षेत्र जो संवेग फिल्टर का काम कर रहा है उसका शीर्ष और संवेग फिल्टर की निवेशी स्लिट या ऊर्जा फिल्टर की निर्गत स्लिट दोनों सेम होंगी। ये तीनों ही एक सरल रेखा में होने चाहिए।
सरल रेखा में होंगे तभी हमको जो हमारा जो परिणाम है वो सही प्राप्त होगा, अदरवाइज जो हमारी कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगी। ठीक है ना।